बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी वोल्टेज या डीसी सप्लाई पे ऑपरेट क्यों नहीं करता और एसी सप्लाई पे ऑपरेट किस वजह से करता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस पर डीसी सप्लाई अप्लाई करें तो क्या होगा। इसको समझने से पहले आपको एक और चीज़ है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट और एसी वोल्टेज को, और उसकी जो इनपुट है यानी जो हमारा इनपुट सोर्स है जो कि अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो इसीलिए हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चेंज करता है, अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है, वो डायरेक्ट करंट को चेंज नहीं करता। तो इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भी अगर हम इसके ऊपर डीसी, इसकी प्राइमरी के ऊपर डीसी सोर्स अप्लाई करें ट्रांसफार्मर की तो उससे क्या चीज़ होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइडिंग के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करेंगे और फिर हम इसके ऊपर डायरेक्ट करंट को अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका फ्लोइंग डाटा नीचे गिवन है। तो ये उसका प्राइमरी है वो V1 है, जो वो उसका प्राइमरी वोल्टेज जो हमने उसकी प्राइम वाइंडिंग पे अप्लाई किया हुआ है वो 230 वोल्ट है। उसकी जो रेजिस्टेंस है जिसे हमने R1 का नाम दिया है वो 10 ओम है और इसी तरह जो इंडक्टेंस है वो 0.4 हेनरी है। तो जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है जैसे कि हमें मालूम है। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस का फार्मूला है Z=V/I और जो इसका यूनिट है वो रेजिस्टेंस है यानी ओम है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो Z है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, यानी R और XL पे। इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट हमारे पास जो XL है उसका फार्मूला होता है 2 पाई FL। इसमें जो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो 2 इंटू जो पाई की वैल्यू है 3.14 है और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की वो 50 हर्ट्ज़ है और जो हमारे पास L की वैल्यू 0.4 है। तो ये वैल्यूज़ पुट करें तो XL की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1.256 ओहम आएगी। इसी तरह जो हम ये वैल्यूज़ हमारे पास XL की आई है और ऊपर से हमें रेजिस्टेंस भी जो इनपुट सोर्स है उसका पता है। तो जब हम ये इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो 126.1 ओहम आएगी। इसी तरह जब हमें इम्पीडेंस का पता चल गया है तो हम प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट गुजर रहा है एसी के केस में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है I=V/Z। तो V की जो वैल्यू है वो 230 है। इसी तरह हमने जो इम्पीडेंस ऊपर निकाला है 1.61 ओहम है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है 1.82 एम्पेयर्स है। जो प्राइमरी के केस में जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से जो हमारे पास एसी के केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग से जब हमारा करंट गुजर रहा है वो 1.82 एम्पेयर है। अब हम इसको देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर हम डीसी अप्लाई करें तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है। तो मूव करते हैं डीसी की तरफ। अब हम डीसी अप्लाई करते हैं और क्या देखते हैं कि क्या होता है। हमें पता है कि जो डायरेक्ट करंट है उसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो इसके लिए जो है वो F=0 हो जाएगा। जब F=0 होगा तो इंडक्टिव जो हमारी रिएक्टेंस है वो XL वो 0 हो जाएगी क्योंकि फार्मूला उसका है XL=2πfL। अब जो इसमें F की वैल्यू वो 0 हो जाए तो जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो करंट है इन केस ऑफ डीसी ट्रांसफार्मर से जो गुजरेगा I=V/R हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमें पता है कि इनपुट पे जो हमने वोल्टेज दिया था वो 230 वोल्ट्स और इसी तरह जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पीछे हमें गिवन थी वो 10 थी। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आती है वो 23 एम्पेयर आता है। तो प्राइमरी में से जो करंट गुजर रहा होगा जब हम डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो वो 23 एम्पेयर्स होगा। तो जो ऊपर कैलकुलेशंस हैं हमने देखा कि एसी के केस में जो हमारे पास 1.82 और जो डीसी सप्लाई है वो उसके केस में हमारे पास 23 एम्पेयर करंट इसमें से पास हो रहा है। तो कैलकुलेशन ने हमें शो किया कि डीसी के केस में हैवी करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर है उसमें से गुजरेगा। तो ये रीज़न है कि जी जो ट्रांसफार्मर को जो हैवी करंट गुजरने की वजह से जो कॉइल है वो उसको बर्न आउट कर देगा। तो ये रीज़न है जी ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे ऑपरेट नहीं करता।
एक और चीज़ देखते हैं जिससे हमें ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे अप्लाई नहीं करता। इसको हम देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ की मदद से, जो कि हमारा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम होता है। तो डीसी के केस में हमारे पास कांस्टेंट फ्लक्स होता है क्योंकि प्राइमरी के अंदर कांस्टेंट करंट पास हो रहा है। तो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स और कांस्टेंट करंट की वजह से जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम इसके आगे देखें कि जब फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो ज़ीरो है डीसी के केस में, और जो फ्लक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, जो जिससे जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल है, वो एज अ शॉर्ट सर्किट पाथ के तौर पे एक्ट करेगी, जिसकी में जो डीसी करंट है वो हमारा इस वजह से जो ट्रांसफार्मर है उसको जला देगा। तो ये एक और रीज़न है, जिसे एग्जैक्ट रीज़न जिसे आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे ऑपरेट नहीं कर सकता। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप जो है वो इसको 2-3 रीजंस उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। अगर आप इस क्वेश्चन का इस स्टेप के जरिए आंसर दे लेते हैं तो आप जो है वो जो आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको आप सेटिस्फाई कर लेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह।